नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य एकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्या है क्वेश्चन, उनको समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खालिस्तान कोणों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, कोण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन है। ईडी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसे आप कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर ये कोण बने हुए हैं, इसके बीच में यहाँ पर कितने अंश का कोण होगा। ठीक है, कितने अंश का कोण होगा, यहाँ पर ये कोण दर्शाता है। किस उपकरण या किस मापक यंत्र से आप मापते हैं, तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो पहला यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है प्रोटेक्टर, जिसे आप बोलते हैं चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है स्केल, जिसे आप बोलते हैं पैमाना। ठीक है, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं? फीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीता बोलते हैं। फिर बात आती है सेट स्क्वायर की, तो सेट स्क्वायर कुछ इस तरह के जो आपके मापक यंत्र आते हैं, इस तरह से दिखते हैं, है ना। फिर बात आती है टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर इस तरह से आता है जो 90 एंगल पे हम लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि किस उपकरण से आप इन कोणों का माप लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा होगा, ये कोण प्रदर्शित करेगा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो प्रोटेक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं चांदा, वह क्या करता है? कोण मापता है। ठीक है, कि कितने अंश का कोण बन रहा होगा वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है? लंबवत है, तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा होगा। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझ लेते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप बताएंगे, और नहीं तो हम इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक लाइन को, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बोले, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो उसको आपका आंसर बताना है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है एक विमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक वक्र है जहां सभी बिंदु एक निश्चित केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला त्रिविमीय पिंड होता है, या फिर तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा वह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ए वाला सही आंसर होगा। मतलब एक विमीय आकृति होती है जिसमें क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है। जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, यहां से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्या किया हमने? एक लाइन ड्रॉ की है, एक रेखा खींची है, तो क्या होगा? वह होती है एक विमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, कि वह कितनी थिक होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी थिन होगी, कितनी पतली होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होता है? ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है उसका, तो आपको बताना है। तो तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, सभी कोणों में एक 190 डिग्री से, एक 190 डिग्री से अधिक होती हैं, है ना। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए वाला सही आंसर हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान लंबाई की होंगी। क्या होगा? जैसे इसमें 3 भुजाएं, तो इसकी जो होगा विकर्ण होगा आपका, ठीक है, इसकी लंबाई अलग होगी। ठीक है, ये लंब की लंबाई अलग होगी, और ये क्या है? आपका आधार है। ठीक है, आधार जिसे आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो इसकी लंबाई अलग होगी। मतलब यहाँ पर क्या बोला है? तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसे समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में
अक्षरांकन और संख्यांकन, क्या लिखा हुआ है, अक्षरांकन और संख्यांकन में सिंगल स्ट्रोक, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक कैसे लिखा जाता है, तो अक्षर की रेखा की मोटाई होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के एक स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए। एक स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए मतलब हमने एक बार लिखा, जैसे लाइन खींची तो एक ही बार में पर्याप्त या व्यवस्थित लिखा जाना चाहिए, हमें डबल से पेंसिल या पेन फेरने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार में जो कर दिया ड्रॉ हमने वह सही है ना, ऐसा होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है अक्षर की रेखा की, अक्षर की रेखा मोटी होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के 2 स्ट्रोक में प्राप्त हो, ये भी नहीं होगा। अक्षर की रेखा की, ये गलत लिखा हुआ है ना, अक्षर की रेखा मोटी होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के 0 स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए, नहीं। अक्षर की रेखा मोटी होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के 3 स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर की रेखा जो होगी मोटी होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के एक स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BIS SP 462003 के अनुसार स्ट्रोक लाइन, क्या लिखा हुआ है, जो स्ट्रोक लाइन के संदर्भ में यहाँ पर बड़े अक्षर Q की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषम बाहु ड्राइंग में विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब एक जगह से विभाजित करते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, तो किसमें होता है आपका, ये होता है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो ड्राइंग होगी इसमें विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, बेलन आपका इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग आपका जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला, राइट आंसर होगा समचतुर्भुज होगा इसका आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयत उन ज्यामितीय आकृतियों में से एक है जिनमें खालिस्तान होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो पहला जो विकल्प लिखा हुआ है आपके पास, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा सभी 4 कोण समकोण होते हैं। ऑप्शन बी है आपके पास, सभी 4 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन केवल विपरीत को बराबर होती हैं, विपरीत बराबर होती है ना। कुछ टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर होंगी हमारे यहाँ, ठीक है, हो सकती है कि टाइपिंग मिस्टेक हो। अगला है सभी 4 भुजाएं बराबर होती है और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। अगला है सभी 4 भुजाएं बराबर होती है और इसके चारों कोण न्यून कोण होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा पहला वाला, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा सभी चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, आयत की हमने बात की, लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या लिखा है, विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर लंबाई की है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर लंबाई की है। अगला क्या है, तथा सभी 4 कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, ये चारों कोणों पर बनने वाला जो कोण होगा, ठीक है, कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा, जिसे आप बोलते हैं वो समकोण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कोई चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों तथा चारों कोण समकोण हो तो यह चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वह भी सेम ऐसा ही था। क्या बोला उसमें, सम्मुख भुजाएं बराबर हो मतलब आमने सामने की भुजाएं, या विपरीत दिशाएं बराबर हो और समांतर हो तथा चारों कोण क्या हो, समकोण है, जिसके हमने बोला क्या, आयत कहा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
एफपीएस पद्धति निम्नलिखित में किन मूल मात्रकों पर आधारित होती है आपको बताना है। फुट पाउंड सेकेंड पर, फुट पास्कल सेकेंड पर, फुट फेराड पाउंड सेकेंड पर, या फर्मी पास्कल सेकेंड पर आपको बताना है। ठीक है, तो एफपीएस, ठीक है, एफपीएस तो इसका क्या होता है आपका फुट, एफ से, पी से पाउंड होगा और एस से सेकेंड होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफपीएस किस प्रणाली को किस क्या आता है, एफपीएस के अंतर्गत फुट, पाउंड और सेकेंड आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट गुरुत्व सर्वाधिक होता है, विशिष्ट गुरुत्व किसका सर्वाधिक होता है। तो चार विकल्प हैं, एल्यूमिनियम, सीसा, इस्पात या डीजल। ठीक है, किसका होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सीसा का जो होता है आपका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। एल्यूमिनियम, सीसा किसमें जिसको आप बोलते हो लेड, ठीक है, ये किसमें प्रयोग किया जाता है, बैटरीज में। ठीक है, बैटरी जो होती है आपकी लेड एसिड सेल होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका क्या मापते हो, विशिष्ट गुरुत्व मापते हो, है ना, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे आप मापते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है या किस कंडीशन में है, आप बताते हैं किससे, किसको चेक करके, शीशा को चेक करके, लेड को चेक करके, है ना। ठीक है, इसके बाद आपका जो एसिड होता है ना, एसिड का आप विशिष्ट गुरुत्व चेक करते हो। यहीं पर ये जो लेड के होते हैं क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड बने हुए होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रोड बने होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं प्लेट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये बने हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पास्कल खालिस्तान के बराबर होता है, तो एक न्यूटन प्रति मीटर के बराबर, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर, एक किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर, या फिर एक जूल प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी वाला सही आंसर होगा, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लौह धातु, लौह धातु का उदाहरण नहीं है। ठीक है, लौह धातु का उदाहरण नहीं है। लौह धातु क्या होती हैं, जिस पर चुंबक आकर्षित होता है उसे हम लौह धातु कहते हैं। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर धातु है जो कि चुंबक को आकर्षित नहीं करती है। तो यहाँ पर आयरन लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि चुंबक को आकर्षित करता है। कॉपर जिसे Cu बोलते हैं, ये चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। स्टील भी चुंबक को आकर्षित आपका करता है, और निकेल भी क्या होता है आपका आकर्षित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। कॉपर जो होता है वो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, लोह धातु है जो का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो कॉपर होगा आपका, जिसे आप बोलते हैं तांबा, क्या बोलते हैं तांबा बोलते हैं, ये लोह धातु नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में समकेंद्रीय केबलों के बाह्य चालक को किस प्रकार भू संपर्कित किया जाता है। ठीक है, बाह्य जो परत होती है उसको क्या करते हैं आप, अर्थ करते हैं। ठीक है, अर्थ करते हैं, तो किस माध्यम से करते हैं आपको बताना है। पृथ्वी से एकल संयोजन द्वारा, पृथ्वी से दो पृथक और विशिष्ट संयोजनों द्वारा, और दूसरा होता है नजदीक की इमारत की भू संपर्कन प्रणाली से संयोजन द्वारा, या फिर भू संपर्कन पट्टी के उपयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी से दो पृथक और विशिष्ट संयोजनों द्वारा। ठीक है, कोएक्सियल केबल जिसको समकेंद्रीय केबल हम कहते हैं, उसका संयोजन आप अर्थिंग कैसे करते हैं, पृथ्वी से दो पृथक, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर होगा अर्थ पॉइंट, और दूसरा अर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर, मतलब अलग अलग दूरी पर हम इसका अर्थ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रणालियों में भू संपर्कन क्यों महत्वपूर्ण होता है, विद्युत प्रणाली में भू संपर्कन क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो व्यक्ति जो होता है आपका या मशीन की सुरक्षा
के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक तो मानव सुरक्षा, मतलब हमको विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान हो, विद्युत झटका ना लगे, विद्युत का शॉक ना लगे उसके लिए, और दूसरा हमारा मशीन की सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में विद्युत निर्गत में वृद्धि करने के लिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तियों को विद्युत प्रघात से बचाने के लिए हाँ ये वाला होगा। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को कम करने के लिए ये भी नहीं होगा। पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका बी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विद्युत तंत्र में भू संपर्क चालक वियोजित हो जाए या उसकी सातत्य खराब हो जाए, ठीक है, तो सातत्य खराब हो जाए तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर सातत्य वर्ड का मीनिंग क्या है, गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। वियोजित हो जाए, फ्यूज खराब हो जाए, ठीक है। शायद यहाँ पर फ्यूज आना चाहिए, ठीक है, या फ्यूज स्पार्किंग ऐसा कुछ। तंत्र सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखेगा तंत्र में भू संपर्क चालक वियोजित हो जाए। हाँ, तो क्या होगा, तंत्र में धारा प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, विद्युत आघात लगने या आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है। ठीक है। भू संपर्क अगर अलग हो जाएगा तो विद्युत आघात लगना या फिर आग लगने का जोखिम रहेगा, तंत्र अधिक विद्युत उत्पन्न करेगा नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, सी वाला सही आंसर होगा। मतलब कोई अर्थ पॉइंट है, अगर उसका कंडक्टर अगर खराब हो गया है या कट गया है तो क्या होगा, तो हमको विद्युत आघात लगेगा, और विद्युत आघात लगने के साथ साथ क्या आग लगने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी उपकरण में, यंत्र में, मशीन में अगर ज्यादा करंट का प्रवाह होगा तो वह हीट होगी, और हीट होगी तो जरूर वहां पर आग लगने की संभावना बनेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सकेगा आपको सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, विभववाद विधि का उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध माप के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, नहीं है। तो भू इलेक्ट्रोड, भू विभव इलेक्ट्रोड, विद्युत रोधी परीक्षित या फिर धारा इलेक्ट्रोड। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, विद्युत रोधी परीक्षित आवश्यक नहीं है। बाकी ये क्या है, ये तीनों आवश्यक होंगे। भू इलेक्ट्रोड भी आवश्यक है, विभव इलेक्ट्रोड भी आवश्यक है, और धारा इलेक्ट्रोड भी आवश्यक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। मतलब विद्युत रोधी परीक्षित की आवश्यकता नहीं होगी। डीसी जनरेटर में विद्युत रोधी प्रतिरोध की माप में खालिस्तान प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, तो किसको मापा जाता है, वाइंडिंग और फ्रेम अर्थ के, ठीक है, किसको मापा जाता है, वाइंडिंग और फ्रेम अर्थ के बीच, है ना, फ्रेम या अर्थ के बीच, वाइंडिंग के बीच क्या मापा जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, विद्युत रोधी की माप में, ठीक है, जो मेगर से क्या कहते हैं हम, मेगर से रेजिस्टेंस मापते हैं, वो बाइंडिंग और फ्रेम के बीच का प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बीच, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे की क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी टी लिखा आएगा, इस तरह से लोगो आएगा, इंस्टॉल करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। पहली बार यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर करना होगा आपको, यदि पहले से उपयोग कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करना होगा आईडी पासवर्ड डालकर आपका, है ना। यहीं पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, और भी प्रकार के आप हमारे वेबसाइट जो है lakshacademy51.com, वहां जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।